हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स फॉर डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। These are very easy answers written in simple language. You can write it as it is in your exam. First one, production function. एक प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि किस तरह एक कंपनी अलग अलग चीज़ों को यूज़ करती है, जैसे कि वर्कर्स, मशीन्स, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन करता है कि किस तरह एक इनपुट, जैसे कि जो लेबर वर्कर्स करते हैं, काम करते हैं, और जो मशीन्स हैं वो किस तरह आउटपुट में बदल जाती हैं, यानी कि गुड्स और सर्विसेज में, जो कि कंपनी प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री जो है मशीन्स का यूज़ करती है, वर्कर्स का यूज़ करती है ताकि वो खिलौने बना सके। तो प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा यहाँ पर कि कितने खिलौने एक फैक्ट्री बना सकती है, जितने भी मशीन्स और वर्कर्स उनके पास है, अ सर्टेन नंबर। इसकी जो इक्वेशन होती है उसे कुछ इस तरह लिखा जाता है कि टोटल आउटपुट यानी कि टॉयज इज टोटल लेबर दैट इज वर्कर्स इज टोटल कैपिटल दैट इज मशीन्स एंड टूल्स। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस। तो दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस प्रोडक्शन फंक्शन में कंपनी जो है वो अपने इनपुट्स को चेंज नहीं कर सकती, जैसे कि मशीन्स को वो बदल नहीं सकती अपनी मशीन्स को। तो यहाँ पर फोकस इस बात पर होता है कि लेबर किस तरह चेंज करता है आउटपुट को, यानी कि वर्कर्स किस तरह आउटपुट को बदलते हैं। सेकेंड इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब लॉन्ग रन में एक कंपनी अपने सारे इनपुट्स को चेंज कर सकती है, मतलब सारे मशीन्स को, वो ज़्यादा मशीन्स ऐड भी कर सकती है, ज़्यादा वर्कर्स को भी ऐड कर सकती है। तो इस लॉन्ग रन में मेन आइडिया जो होता है प्रोडक्शन का, वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पर। अब इसे मैं अपने ओन वर्ड्स में आपको समझाती हूँ कि अगर कोई फार्मर एक लैंड पर फर्टिलाइज़र डालता है तो सबसे पहले तो क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे, लेकिन अगर वो बार बार फर्टिलाइज़र को डालेगा तब जो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसे मिल रहा था वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो वही रूल यहाँ पर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में फॉलो किया जाता है, जहाँ पर ये लोग वर्कर्स को ऐड करते जाते हैं लेकिन मशीन्स को ऐड नहीं करते। वर्कर्स उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकते जिस तरह मशीन्स काम करती हैं, एंड वो कम टॉयज बनाएंगे। एक प्रोडक्शन फंक्शन को समझने से कंपनी जो है प्लान कर सकती है कि किस तरह उसे अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करना है, टू यूज़ इट्स रिसोर्सेज मोस्ट इफेक्टिवली। सेकेंड वन, मार्कअप प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ये एक मेथड होता है जिसमें कंपनी जो है वो डिसाइड करती है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को और उसमें ऐड करती है एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट का, यानी कि जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होता है, फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट का प्राइस 10 है तो वो लोग 15 में बेचेंगे। तो इस तरह प्रोडक्ट बनाने में प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 200 रुपये लगते हैं तो कंपनी उसका प्रॉफिट 20% ऐड कर सकती है, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसे बेचा जाएगा 240 रुपये में। 240 कैसे हुआ, यानी कि 200 इंटू 20%। सो जो भी अमाउंट आएगा उसे आप 200 में ऐड कर दोगे, तो दैट इज 40 रुपीज़। इस मेथड को सिंपल प्राइसिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि एक कंपनी को जानने की ज़रूरत बस ये है कि कॉस्ट कितना होगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में और कितना प्रॉफिट वो चाहती है अर्न करना। तो ये जो सिंपल मार्कअप स्ट्रैटेजी है उसे बहुत सारे बिजनेसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में, क्लोथिंग शॉप्स में और सुपरमार्केट्स में। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में कुछ चैलेंजेस भी है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया तब कस्टमर्स हो सकता है प्रोडक्ट को खरीदे ही ना, स्पेशली तब अगर कस्टमर को सिमिलर प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल जाए। अगर कंपनी ने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम रख दिया तब वो प्रॉपर कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएगी, वो पैसा नहीं बना पाएगी। सो ये ज़रूरी है कि सही बैलेंस रहे चीज़ों का। उन मार्केट्स में जहाँ पर कंपटीशन कम होता है, कंपनीज जो है मार्कअप प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। लेकिन एक ऐसी मार्केट में जहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई होता है, वहाँ पर बिजनेसेस को केयरफुल रहना पड़ता है और सोचना पड़ता है कस्टमर की डिमांड के बारे में, उसकी ज़रूरत के बारे में, और ये भी कि कॉम्पिटिटर्स ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अलग बनाती है, हटके बनाती है व्हेन कंपेयर्ड टू अदर्स। तो इस तरह वो कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो सारी मार्केट में अलग लगता है सबसे ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, दो ब्रांड्स है टूथपेस्ट के, दोनों भी दांत साफ करते हैं, लेकिन एक टूथपेस्ट जो है वो दांत साफ करता है और सेंसिटिव टीथ का भी ख्याल रखता है, और दूसरा
वाइटनिंग ऑफ टीथ में मदद करता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अलग अलग चीज़ों में आ सकता है। एक कंपनी यूज़ करती है यूनिक डिज़ाइन का अपने प्रोडक्ट के लिए ताकि वो सबसे अलग दिखे। वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है ताकि वो बेहतर काम करे दूसरे प्रोडक्ट से। और एक कंपनी अपने प्रोडक्ट में न्यू फीचर्स, न्यू फंक्शंस को भी ऐड कर सकती है जो कि दूसरे ब्रांड्स ऑफर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखा जा सकता है जहां पर एप्पल कंपनी आईफोन को यूनिक फीचर्स एंड स्पेशल डिज़ाइन देती है और एक्स्ट्रा फीचर्स देती है जैसे कि चेहरे का रिकग्निशन, फेस अनलॉक फीचर। और दूसरी तरफ सैमसंग अपने फ़ोन्स में एक्स्ट्रा फीचर्स देता है जैसे कि बिगर स्क्रीन्स। जब प्रोडक्ट में ऐसे डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं तो कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देती है जिससे कस्टमर्स पे करने को रेडी हो जाते हैं हाई अमाउंट। बिकॉज यहाँ पर बात है अलग दिखने की, बेहतर दिखने की, क्वालिटी की, जो कि मार्केट में इस प्रोडक्ट ने बनाई है। और ये जो स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की, ये कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, कार्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में। फोर्थ वन, आइसो प्रोडक्ट कर्व। एक आइसो प्रोडक्ट कर्व एक ग्राफ होती है जो कि दिखाती है कॉम्बिनेशंस इनपुट्स के जो कि देते हैं सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। ये बिजनेसेस की मदद करते हैं डिसाइड करने में कि बेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर ग्रो करना चाहता है 100 kgs टोमेटोज के, तो एक फार्मर या तो 10 वर्कर्स और 5 मशीन्स रख सकता है या फिर 5 वर्कर्स और 10 मशीन्स रख सकता है। दोनों भी कॉम्बिनेशंस में सेम अमाउंट ऑफ टोमेटोज को ग्रो कर सकता है। तो आइसो प्रोडक्ट कर्व दिखाती है ये कॉम्बिनेशंस को। सो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ है आइसो प्रोडक्ट कर्व का, इसको आप अपने एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। ये आइसो प्रोडक्ट कर्व बिजनेसेस के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये मदद करती है कि किस तरह ढूंढे बेस्ट तरीका चीज़ों को कंबाइन करके यूज़ करने का। अगर कोई बिजनेस ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बना पाती है कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, तब वो बिजनेस पैसा बचा पाएगा। एक आइसो प्रोडक्ट कर्व जस्ट लाइक मार्कअप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दिखाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी ज्यादा इनपुट को ऐड करते जाती है जैसे कि वर्कर्स, और दूसरे इनपुट्स को चेंज नहीं करती, उन्हें सेम रखती है, तब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उन्हें मिलता था वो कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अगर वर्कर्स को ऐड करते जाए जबकि ऑलरेडी कंपनी में बहुत सारे मशीन्स है, तो इससे कंपनी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा पहले की तरह। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिफरेंस कर्व। एक इंडिफरेंस कर्व दिखाता है कि अलग कॉम्बिनेशंस को यूज किया गया है दो प्रोडक्ट्स के जो कि देते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर हैप्पीनेस एक इंसान को। इससे लोगों की मदद होती है, वो चूज कर पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उन्हें चूज करना चाहिए जब उनके पास लिमिटेड अमाउंट में पैसे हों। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को 3 एप्पल्स और 2 बनानास उतने ही पसंद होंगे जितने उसे 2 एप्पल्स और 3 बनानास। दोनों भी कॉम्बिनेशंस उसे उतना ही सेटिस्फैक्शन पहुंचाते हैं। तो ये दोनों भी कॉम्बिनेशन सेम इंडिफरेंस कर्व पर है। एक इंडिफरेंस कर्व बताती है कि लोग किस तरह रेडी हो जाते हैं एक गुड की सेटिस्फैक्शन को दूसरे गुड के साथ बदलने में। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें सेटिस्फैक्शन उससे मिल जाएगी, तब वो अपना चॉइस ऑफ प्रोडक्ट बदल देते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व जितना ज़्यादा हाई होता है उतनी ही ज़्यादा खुशी एक इंसान को मिलती है। इंडिफरेंस कर्व्स का यूज़ इकोनॉमिक्स में किया जाता है समझने के लिए कि लोग किस तरह डिसीजंस लेते हैं, फैसले लेते हैं और चॉइस करते हैं दो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बीच। वो नहीं दिखाते प्राइस या कॉस्ट प्रोडक्ट्स का, वो बस दिखाते हैं कि उन्हें पसंद क्या चीज़ आ रही है, यानी कि सेटिस्फैक्शन किस चीज से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के पास ज्यादा पैसे हैं, देन ही विल मूव टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व, जहां पर वो बेहतर गुड्स को अफोर्ड कर पाता है। इस कर्व से कंपनी की मदद हो जाती है, वो समझ पाते हैं कि लोगों को क्या चाहिए और कौन से गुड्स से उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आप इसे एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, बजट लाइन। एक बजट लाइन दिखाता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के जो कि एक इंसान खरीद पाता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में। ये लोगों की मदद करता है डिसाइड करने में कि क्या वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के पास 200 रुपये हैं
तब एप्पल्स का कॉस्ट अगर 20 रुपए है तब वो 10 एप्पल्स खरीद पाएंगे, और अगर बनानास का कॉस्ट पर बनाना 10 रुपीज है तब वो 20 बनानास खरीद पाएंगे। तो एक बजट लाइन दिखाती है ये सारे कॉम्बिनेशंस एप्पल्स बनानास के, जो भी वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं 200 रुपए के अंदर। बजट लाइन चेंज भी हो जाती है अगर किसी इंसान की इनकम चेंज होती है, अगर प्राइजेस गुड्स के चेंज होते हैं। अगर किसी की भी इनकम 300 रुपए बढ़ती है तब बजट लाइन भी शिफ्ट होती है, ये दिखाने के लिए कि अब वो इंसान ज्यादा गुड्स को बाय कर सकता है। एक बजट लाइन बहुत ही काम की चीज है, वो लोगों की मदद करती है कि वो कितना लिमिट तक शॉपिंग कर सकते हैं। ये लाइन बताती है कि कितना लोग खरीद सकते हैं उन पैसों में जो कि उनके पास है। ये बजट लाइन बिजनेस में भी काम आती है, ये मदद करती है ये जानने में कि कस्टमर्स कितना पैसा खर्चा करना अफोर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन तब होता है जब बहुत सारे सेलर्स होते हैं लेकिन वो एक जैसा प्रोडक्ट नहीं बेचते। बहुत सारे टाइप्स के इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फर्स्ट वन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ये कंपटीशन तब होता है जब बहुत सारी कंपनीज एक ही जैसे प्रोडक्ट को बेचती हैं लेकिन वो प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं होता, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट्स बेचते हैं खाना लेकिन हर रेस्टोरेंट अलग यूनिक स्टाइल में खाना बनाता है, उनका मेन्यू अलग होता है, एटमॉस्फेयर अलग होता है। सेकेंड टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज ओलिगोपोली। ये एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर बहुत कम कंपनीज कंट्रोल करते हैं सारी मार्केट को। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि बड़ी गाड़ियों को बनाते हैं और बेचते हैं एक जैसे फीचर्स के साथ लेकिन अलग अलग प्राइजेस में। थर्ड टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन इज मोनोपोली। ये तब होता है जब एक कंपनी सारे मार्केट को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जो कि एक ही है मार्केट में जो कि पानी प्रोवाइड करती है या फिर बिजली प्रोवाइड करती है शहर में। एक इम्परफेक्ट कंपटीशन में कंपनीज को थोड़ा कंट्रोल होता है अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस के ऊपर, लेकिन उतना नहीं जितना कि एक मोनोपोली में होता है। कस्टमर्स के पास चॉइसेस होते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली सेम नहीं होते। अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है तब हायर प्राइसेस हो सकते हैं प्रोडक्ट्स के, बिकॉज कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस ही कम होते हैं। 8th क्वेश्चन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है जब बहुत सारी कंपनीज जो कि सिमिलर होते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचती हैं लेकिन हर ब्रांड हल्का सा अलग होता है दूसरे ब्रांड से, टेस्ट में, पैकेजिंग में, प्राइस में। एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर कंपनी का कंट्रोल होता है उसके प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट अलग होता है दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से। लेकिन जो डिफरेंस होता है प्रोडक्ट्स के बीच वो इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं होता कि कस्टमर्स एक ही ब्रांड को स्टिक करके रहे। कस्टमर अपनी सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग ब्रांड्स चेंज कर सकता है। ये कंपनीज कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं एडवर्टाइजमेंट के जरिए, अच्छी क्वालिटी देकर या फिर स्पेशल फीचर्स को ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट ऑफर करता है अलग किस्म का बर्गर, यूनिक बर्गर जिसमें डिफरेंट टॉपिंग्स हो जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की वजह से मार्केट में एक वैरायटी रहती है प्रोडक्ट्स की, लेकिन इससे कभी कभी कस्टमर का नुकसान भी हो जाता है बिकॉज प्राइसेस प्रोडक्ट के बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 9, प्राइस कंजम्पशन कर्व। एक प्राइस कंजम्पशन कर्व दिखाता है कि किस तरह एक पर्सन जो कि खाता है दो गुड्स को, वो बदल जाता है जब एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल्स का दाम कम हो जाए, प्राइस डिक्रीज हो जाए, तब एक इंसान ज्यादा एप्पल्स खरीदेगा और कम बनानास। तो एक प्राइस कंजम्पशन कर्व दिखाता है ये चेंजेस एक ग्राफ के फॉर्म में। स्टूडेंट्स, ये एक पिक्चर है प्राइस कंजम्पशन कर्व की जिसको आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे ही एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है और कंज्यूमर उन दो गुड्स की क्वांटिटी को चेंज कर देता है जो कि वो खरीदता था। एक प्राइस कंजम्पशन कर्व इकोनॉमिस्ट की मदद करता है ये समझने में कि अगर प्राइस चेंज हो जाता है तो इससे कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस एप्पल्स का कम हो जाता है 20 रुपए से 15 रुपए पर एप्पल, तो एक इंसान 10 एप्पल्स खरीदेगा 8 की बजाय। तो एक प्राइस कंजम्पशन कर्व दिखाता है कि किस तरह एक कंज्यूमर अपनी चॉइसेस को चेंज करता है प्राइस के अकॉर्डिंग। इससे बिजनेसेस की भी मदद हो जाती है, वो देख पाते हैं कि किस तरह
प्राइस के चेंजेस अफेक्ट करते हैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को जो कि एक कस्टमर खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 10, ओलिगोपोली। एक ओलिगोपोली एक मार्केट होती है जहां पर बहुत ही कम कंपनीज कंट्रोल करती हैं सारी इंडस्ट्री को। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन मार्केट में ओलिगोपोली होती है बिकॉज वहाँ पर बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जैसे कि एप्पल, सैमसंग एंड शाओमी जो कि बहुत ज़्यादा बेचते हैं फ़ोन्स को। एक ओलिगोपोली में एक कंपनी के फैसले दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को कम कर दे तब दूसरे कंपनीज को भी कम ही करना पड़ता है ताकि वो बने रहे कॉम्पिटिटिव मार्केट में। इससे एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कंपनीज को अटेंशन देना पड़ता है दूसरे कंपनीज के एक्शंस पर। ओलिगोपोलीज बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज इस मार्केट में कम कंपटीशन होता है, लेकिन ये कस्टमर्स के लिए बुरा होता है बिकॉज प्राइजेस हमेशा हाई होते हैं मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ। कुछ केसेस में तो कुछ कंपनीज ओलिगोपोली में एक साथ काम करती हैं सीक्रेटली ताकि वो फिक्स प्राइस रख सकें और मार्केट के कंपटीशन को ख़त्म कर सकें। इसे हम कोल्यूशन कहते हैं जो कि कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। एक इंटरनल इकोनॉमिक्स किसी भी देश के अंदर होती है। ये स्टडी करती है कि कितना पैसा, कितने जॉब्स, कितने इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं देश के लिए। इंटरनल इकोनॉमिक्स फोकस करते हैं कि एक देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना पैसा खर्चा हुआ है और कितना ट्रेड हुआ है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की फैक्ट्रीज जो कि कपड़े बनाती हैं इंडियन लोगों के लिए। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स देश के बाहर होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के बीच होते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ट्रेड यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरे देशों के साथ। ये फोकस करता है इस बात पर कि किस तरह अलग अलग कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करती हैं, साथ में बिजनेस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया बेच रही है सॉफ्टवेयर यूएसए को या फिर इंडिया तेल खरीदती है सऊदी अरेबिया से। अब फर्क क्या होता है दोनों भी इकोनॉमिक्स में? इंटरनल इकोनॉमिक्स एक कंट्री की इकोनॉमी देखती है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ट्रेड देखती है देशों के बीच। इंटरनल इकोनॉमिक्स डील करता है लोकल प्रोडक्ट्स के साथ, उनके प्रोडक्शन और उनके खर्चे के साथ। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स डील करता है इंटरनेशनल बिजनेस और उनके रिलेशंस के साथ। तो दोनों ही इकोनॉमिक्स जरूरी है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। सो स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस 25 है, लेकिन आई हैव अपलोडेड फर्स्ट 11 questions which are most important from that important. If I get a better response for this video and students are actually wanting more videos, then I will upload more, otherwise not. I hope you understood this, and if you did understand the answers and the explanation, then do mention in the comment box.